बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हूँ, जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है। यहाँ मेरे आने का मकसद है, आपको पता होगा पिछला मेरा सफ़र इस्लामाबाद में जब हुआ था तो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत सारे कामों में से एक काम का मैंने तज़किरा किया था कि जो उलमा दीनी मदारिस से फ़ारिग़ होते हैं उन उलमा को CSS करवाना, मुकाबले के इम्तिहानात की तैयारी करवाना, ताकि वो उलमा दीन और दुनिया दोनों उलूम के हामिल बन के, उन दोनों उलूम के जामे बन के जब मुस्तक़बिल में मुल्क की क़ियादत उनके हाथ में आए और ऐसे इदारों में वो पहुँचे जहाँ जो कौम की जो नब्ज़ है ना वो उनके हाथ में हो। आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो करप्शन फैली हुई है और जो भी मुल्क में हालात हैं, हम सब तब्दीली की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन तब्दीली के लिए हमारे पास क्या मौसर इक़दामात हैं कि जिसके आज से चंद सालों के बाद जाके यानी एक पायदार नताइज ज़ाहिर हों। तो बहुत से उलमा की ये चाहत थी कि भाई हमें जो इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जो मुल्क की बागडोर जिनके हाथ में होती है, इनके लिए रिजाल साजी का काम ये हमारा होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट ने एक बड़ा शानदार काम करने जा रहा है और वो काम ये है कि दीनी मदारिस से जो फ़ारिग़ होने वाले उलमा हैं उनको CSS की तैयारी करवाना। और इस सिलसिले में कुछ तलबा मैं इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी लूँगा अभी, कि वो तलबा भी किसी न किसी मदरसे से फ़ारिग़ होकर यहाँ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में वो मुख्तलिफ़ शोबों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि इन तलबा को कर्ज़ दिया जाएगा, यानी जो तलबा के लिए जो मुश्किलात होती हैं ना तालीम हासिल करने में। अच्छा, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आए और कहे कि मुझे कर्ज़ा चाहिए, मैं तालीम मुकम्मल करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है, बल्कि उलमा के एक पैनल बैठेगा, वो ये फ़ैसला करेगा कि क्या इस तालिब इल्म में इतनी सलाहियत है कि ये आगे जाके मुल्क और कौम की खिदमत कर सके, या ऐसा ना हो कि कोई ऐसे लोग इस काफ़िले में शामिल हो जाएं जो और मुस्तक़बिल में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बने। तो उलमा का एक पैनल होगा जो इसकी सिलेक्शन करेगा। तो ऐसे सेलेक्टेड तलबा को कर्ज़ दिया जाएगा और उनसे ये एग्रीमेंट लिया जाएगा कि जब आपकी कोई अच्छी जॉब लगती है तो आपने ये कर्ज़ वापस लौटाना है और फिर अपने जैसे दूसरे तलबा को तैयार करना है, या आपने मज़ीद स्पॉन्सर करना है 3-4 दूसरे तलबा को, ताकि ये पूरा जाल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्टूडेंट्स का और ऐसे लीडरशिप जो है ना, ऐसे लीडर तैयार करना और पूरा जाल मुल्क में उसको फैला देना। बहुत अच्छा काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दरख्त लगाया और वो मर गया तो जब तक उस चरिंद परिंद से, यानी जब तक चरिंद परिंद उस दरख्त से खाते रहेंगे, इसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। तो दरख्त असल में एक एग्जाम्पल है, साइन है कि कोई भी खैर के काम की बुनियाद रख के जाएगा तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे इसको सवाब मिलता रहेगा। तो 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का एक तालिब इल्म पे ख़र्चा आता है। तो मुख्तलिफ़ हज़रात को चाहिए कि इसमें स्पॉन्सर करें और पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट से रब्ता करें और कहें कि भाई बहुत से ऐसे अफराद हो सकते हैं तो 3-3, 4-4 तलबा अपने ज़िम्मे ले सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं 2-4 मिल के एक तालिब इल्म का ख़र्चा अपने ज़िम्मे ले सकते हैं। तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी ये क्या कर रहे हैं, और उनसे वो पैसे वापस लेके फिर दूसरे पे खर्च किए जाएंगे। तो सदका जारिया का बेहतरीन मौके है। तो कुछ तलबा इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं, हम ज़रा यहाँ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में इनसे भी तलबा के मसाइल पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या मसाइल हैं। ये इन्होंने मुझे बताया अभी कि बहुत से तलबा आए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो वसाइल की कमी का शिकार होकर तालीम अधूरी छोड़ के चले जाते हैं। तो इनसे हम इंटरव्यू लेते हैं। थोड़ा सा आप अपना तारुफ भी करवाइए और अपना नाम, और आपने जो है तालीम कैसे हासिल की और क्या मुश्किलात हैं तलबा को ज़रा बताइएगा आप इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के जो हज़रात बैठे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, यहाँ जब हम आए 2016 में तो हमारे साथ कई सारे, पहले आप ये बताएं कि आप भी मदरसे से फारिग हैं, बाकायदा आलिम हैं आप माशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला मदनी है, मेरी फरागत है 2016 में जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी में BS ट्रांसलेशन में एडमिशन लिया और अब डिग्री कंप्लीट होने वाली है। इसमें मैं 1-2 बातें ज़िक्र करूँगा। 2016 में जब हम यहाँ यूनिवर्सिटी आए तो हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ने
एडमिशन लिया, लेकिन वो बाद में अपनी तालीम जारी ना रख सके। उसकी वजह असल में मुख्तलिफ फ़ाइनेंशियल इशू थे। एक तो फ़ीस का मसला होता है, एक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में शुरू में हॉस्टल नहीं मिलता, तो इस्लामाबाद में रिहाइश काफ़ी मुश्किल है, महंगी रिहाइश है, बहुत महंगी रिहाइश है, जो आम तालिब इल्म उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब चूँकि हम काफ़ी अरसा मदारस में पहले पढ़ चुके होते हैं, 10 साल, किसी ने 8 साल, तो वहाँ तालीम कोई फ़ीस नहीं होती और अखराजात भी बहुत कम होते हैं। उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटी अगर दुगना नहीं तो ट्रिपल कहा जाए तो उससे भी शायद ज़्यादा होती है। 50,000 40,000 तकरीबन यहाँ से फ़ीसेस शुरू होती हैं। तो किसी के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। वालिदैन भी अब इतना अरसा पढ़ाने के बाद उसको नहीं करते, और उनको बल्कि ये उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा उल्टा हमें अब खिलाएगा जी। और उनको ये भी मालूम नहीं होता कि मदारस 10 साल पढ़ने के बाद, 8 साल पढ़ने के बाद मज़ीद भी तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम भी उसी तरह ज़रूरी है। तो कई सारे मसाइल होते हैं। अब इन सब मसाइल का ख़ुलासा इसी फ़ाइनेंशियल इशू में जाके निकलता है। जब एक तालिब इल्म ने फ़ीसें अपनी ख़ुद अदा करनी है, बाकी जितने चैलेंजेस हैं वो ख़ुद फेस करने हैं, तो वो हिम्मत छोड़ बैठता है। बुनियादी तौर पर इन तमाम बातों का ख़ुलासा ये निकलता है कि जो फ़ीसेस का इशू है वो मेन इशू है। ख़ुलासा ये कि रोकड़ा नहीं है। हाँ जी। तो उसमें अगर ये फ़ीसेस की जो अदायगी है, ये अगर तालिब इल्म के लिए आसान हो जाए तो बाकी जो चैलेंजेस है वो फेस करता रहेगा और उसके लिए तालीम जारी रखना यूँ आसान हो जाएगी। और इस मामले में जो रीपेमेंट है वो भी मतलब उसको थोड़ी सी इसमें होगी कि मैंने वापस भी करने हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप तौर पे नहीं है कि आपको दे दिया जाएगा और फिर आपने वापस नहीं करने। तो जब आप वापस कर रहे होंगे तो आपको एक ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी कि मैंने इसको वापस करने। तो उसके लिए वो यानी पार्ट टाइम या थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग का भी बनाएगा, क्योंकि उसको पैसे वापस करने हो, और ये एक ज़िम्मेदारी के तौर पे उसको लेगा और एक बड़ा अच्छा इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में बनेगा। यानी मतलब इनका ये है कि कर्ज़ जो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट की पॉलिसी है ना कि कर्ज़ दिया जाए, उसकी बड़ा मकसद है कि फ्री में जब कोई चीज़ इंसान को मिलती है ना तो कदर नहीं करता। जब उसके कोई एहसास रहेगा कि ये मैंने वापस लौटानी है ये रकम, और जैसे आज किसी ने मुझ पर एहसान किया है तो मैं ये रकम वापस लौटाऊंगा ताकि दूसरे तलबा भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और जिसने पहली दफ़ा ये स्पॉन्सर किया था उसके लिए बाकायदा ये सदका जारिया चलता रहे, जितने लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे तो ये जज्बा इंशाअल्लाह तालिब इल्म को मेहनत पर भी मजबूर करेगा। तो बहुत अच्छा जज्बा है जी। ये बहुत अरसे से हमारे बड़े उलमा की चाहत थी कि ऐसे उलमा तैयार हों जो दीन और दुनिया के हामिल हों। आप पैगम्बरों की अगर पढ़ते हैं कुरान मजीद में, जिन पैगम्बरों को भी हुकूमत मिली है तो उनको अल्लाह ने दीन के साथ दुनिया का इल्म भी दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की बोलियां अल्लाह ने सिखा दी हैं। परिंदों की बोली कोई दीनी इल्म तो नहीं है ना, मोजज़ाती तौर पे सिखाएं, लेकिन ये भी तो एक यानी एक महारत है और एक नॉलेज है जिसका बराह रास्त दीन से ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अकाउंटिंग का इल्म है और इकोनॉमिक्स का इल्म है उसका माहिर बनाया था। उन्होंने फरमाया था कि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, बादशाह से कहा मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाया आप, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ख़ज़ानों का इल्म दिया है, मुझे पता है कितना स्टॉक करना है, कितना तकसीम करना है। मोजज़ाती तौर पर अल्लाह ने आपको जो है ना ये इल्म अता फरमाया, जिसका नतीजा ये निकला कि आप वज़ीर ख़ज़ाना बने और उसके बाद मिस्र की बादशाहत आपके हाथ में आई और मिस्र में जो भी खैर के काम हुए वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निगरानी में हुए। तो इसलिए ऐसा तबक़ा, एक बहुत बड़े तबक़े की ज़रूरत है वक्त की, कि जो दीन और दुनिया दोनों उलूम का हामिल हो। और मैं ये भी वजाहत कर दूं कि मैं जो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में लोगों को कहता हूं कि ताउन की अपील करता हूं, तो मेरा ना ये ज़ाती ट्रस्ट है, ना इसका यानी माली मफाद है, कोई मुझे कोई कमीशन पे रखा गया या तनख्वाह पे रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अरसे से तलाश थी कि भाई कोई ऐसा इदारा हो जो एक विज़न के तौर पर काम कर रहा हो। देखें ऐसे तो बहुत लोग आपको नज़र आते हैं, 100-200 गरीब जमा किए, दस्तरखान लगाया, खाना खिलाए, ठीक है वो भी अच्छा काम है, लेकिन एक विज़न को लेके चलने वाले कि भाई कोई इनकलाब लाया जाए मुल्क के अंदर, कोई अच्छा इनकलाब, और वो सियासत की लाइन से ना हो। सियासत में तो बहुत उटक पटक है, आपको पता है, वो सब जो सियासी लीडर हैं जो वो कर रहे हैं वो उनको करने दिया जाए, वो करते रहेंगे,
उन्हें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, तो सियासत से हटके भी तो कुछ काम होते हैं ना। तो मुझे ये इदारा बहुत ही एक रिलायबल इदारा लगा कि इनका एक विज़न है, अच्छे लोग हैं, अच्छे दिमाग हैं और ईमानदारी है। तो इसलिए मैं अपने तौर पर, जिसको पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से, ठीक है ना, अख्पल कोशिश के साथ, अख्पल जज्बे के साथ मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि एक हमारा भी खैर में कुछ हिस्सा हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिर में ये बात ज़रूर कहूँ कि अब तक इनके जितने प्रोजेक्ट हैं, पानी के कुओं पे भी काम किया इन्होंने, तालीमी इदारे भी बनाए हैं, मस्जिदें भी बनाई हैं, बहुत अच्छे काम है, सारे अच्छे काम हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़ानदानी काम जो पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है ना, वो ये काम है कि ऐसे रिजाल तैयार करना, ऐसे अफराद तैयार करना जो दीन और दुनिया दोनों उलूम के हामिल हों और कल मुल्क की बागडोर उनके हाथ में हो। ऐसे अफराद ब्यूरोक्रेसी में हों, वो लोग अदलिया में वो लोग हों, तो ऐसे लोगों को जब मुल्क की बागडोर हाथ में आएगी ना, तो फिर ये तब्दीली आएगी। ऐसे नहीं आ सकती तब्दीली कि जी कोई एक शख्स के हाथ में वजारत आ जाए और वो ये दावा करे कि जी मैं तब्दीली ले आऊँगा। तो तब्दीली के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पूरे सिस्टम को चेंज करना, अफराद को चेंज करना पड़ता है ताकि वो फिर सिस्टम को चेंज करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन सब कोशिशों को हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए।